मुकेश मिल्स। हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो कि मुकेश मिल्स क्या है। कई लोगों को पता हो मुकेश मिल्स एक बहुत ही शानदार टेक्सटाइल फैक्ट्री हुआ करती थी। कई लोग शायद ये भी जानते होंगे कि आज इंडिया के सबसे खतरनाक और हॉन्टेड जगहों में मुकेश मिल्स का नाम शामिल होता है। और कई लोग शायद मुकेश मिल्स के बारे में भूल भी चुके हैं। लेकिन आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि डार्क वेब के किसी एक कोने पे अनोनिमसली पोस्ट की गई थी। कोई नहीं जानता कि ये सच है, झूठ है, या फिर बस एक कॉन्स्पिरेसी थियरी। लेकिन इस कहानी की जो सारी डिटेल्स हैं वो इतनी चौंका देने वाली है कि मुझे इसे शेयर करना बहुत ही ज़रूरी लगा। ये कहानी मुकेश मिल्स के किसी हॉन्टेड किस्से के बारे में नहीं है। ये कहानी है इस टॉपिक पे कि आखिर मुकेश मिल्स में वो आग कैसे लगी और आखिर क्या वजह थी उस स्टेज तक पहुंचने की जहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या इसमें करप्शन इन्वॉल्व था? क्या इसमें कोई शैतानी ताकत इन्वॉल्व थी? यही जानेंगे इस स्टोरी में। मुकेश मिल्स की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी और ये मुंबई के सबसे पुराने टेक्स्ट मिलों में से एक थी। लेकिन 1982 यानी 1982 की साल में एक अननोन रीज़न की वजह से यहाँ पर आग लगी और जिसने इस शानदार सोने की खदान को राख में बदल दिया। और उस घटना के बाद से यहाँ पे हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ही नॉर्मल बात है। यहाँ कई फिल्म क्रू और सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई अजीब घटनाएं देखी और लोगों के साथ इंटरनेट पर शेयर की है। कई गोस्ट हंटर्स यहाँ पर गोस्ट हंटिंग करने गए हैं ये चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पर सच में गोस्ट है या नहीं। आपको इंटरनेट पर इसकी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी इस जगह पर गया है उसने अक्सर शिकायत की है कि उन्हें दीवारों पर दौड़ती परछाइयाँ दिखती हैं। कई लोगों ने महसूस किया है कि उन्हें कोई देख रहा हो ऐसा फील होता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। रात के समय में जो गार्ड्स बाहर मिल के बाहर काम करते हैं, बाहर से उसकी निगरानी करते हैं, उनका मानना है कि उन्होंने अंदर से चीखें, चिल्लाने की आवाज़ें, बचाने के लिए गिड़गिड़ाना सुना है। यहाँ पर कई सारे फिल्म क्रूज भी सेटअप करने की कोशिश की गई है, लेकिन शूटिंग तक बात पहुँचने से पहले ही इन शूटिंग्स को कैंसिल या फिर किसी और लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना में एक अभिनेत्री वहाँ शूटिंग कर रही थी। अचानक वो अजीब तरीके से बोलने लगी और उसकी आवाज़ में किसी आदमी की आवाज़ मानो मिल गई हो और वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। शूटिंग तुरंत रोक दी गई और पूरी टीम वहाँ से भाग गई। उन्होंने लोकेशन चेंज करके शूटिंग की। बाद में जब अभिनेत्री को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। कई सिक्योरिटी गार्ड से बताया है कि उन्हें रात में कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि मिल में अब भी आग जल रही है। उन्होंने आग की गंध को, गर्माहट को महसूस किया है, लेकिन जब वो चेक करते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता।
मुकेश मिल्स के भूतिया होने के इतने सबूत होने के बावजूद इस पर खुलकर चर्चा नहीं की जाती। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इस जगह को हॉन्टेड मानने से इनकार करती है क्योंकि उससे पॉसिबली ज़मीन की वैल्यू कम हो सकती है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि वहाँ जो भी हुआ है उसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया जा सकता। मुकेश मिल्स एक समय में मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध टेक्सटाइल मिलों में से एक थी। जब यहाँ पूरी तरह से और पूरे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था, तब इसमें हज़ारों मज़दूर काम किया करते थे। सुबह होते ही यहाँ कपड़े बनाने की मशीनों की आवाज़ गूंजने लगती थी और शाम तक पूरा मिल धुएं और कपास के रेशों से भर जाता था। इसे सोने की खदान इसलिए कहा जाता था कि उस समय मुंबई भारत की टेक्सटाइल राजधानी हुआ करती थी और मुकेश मिल्स वन ऑफ द टॉप मिल्स में मानी जाती थी। इस मिल में बनने वाले कपड़े ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बेचे जाते थे। यहाँ पर कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार के मजदूर काम किया करते थे। पिता अपने बेटों को यहाँ काम करना सिखाते थे और ये मिल उनके परिवारों के जीवन का मुख्य साधन था। मजदूरों को रहने के लिए मिल के पास छोटे छोटे क्वार्टर्स दिए जाते थे। मानो उनकी पूरी जिंदगी इस मिल और मिल में काम करने वाले लोगों के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी। मुकेश मिल्स के मालिक मुंबई के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक हुआ करते थे। उनका नाम था मुलजी भाई माधवानी। माना जाता है कि वो अक्सर विदेश जाते थे नई टेक्सटाइल्स और नई टेक्नोलॉजी को लेकर आने के लिए, ताकि उसे इंडिया में डेवलप किया जा सके। और ये भी माना जाता है कि वो अपने मज़दूरों को बहुत प्यार करते थे और उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उनका मानना था कि इनके मज़दूरों से ही इनकी मील चलती है। उस समय वो मील रोशनी से जगमगाती थी। त्योहारों पर यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रेशंस किए जाते थे, आयोजन किए जाते थे अपने मज़दूरों के लिए और वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए। इस मिल में काम करना एक बहुत ही गर्व की बात माना जाता था। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि पुराने ओनर से मुकेश मिल्स को बैंगलोर में बेस्ड एक बिजनेस फैमिली, जिसे अग्रवाल फैमिली के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक्वायर किया है। और सुनने में आया है कि उन्होंने इस हॉन्टेड खंडहर को इसलिए एक्वायर किया है क्योंकि ये मुंबई की एक प्राइम लोकेशन है। और यही रीज़न है कि इस स्टोरी के और उस जगह के राज के बारे में आज बात की जा रही है, क्योंकि जो लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व थे उनका मानना है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शंस नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि रघु रघु शेट्टी नाम का एक आदमी, या कहो कि उसकी आत्मा, ये सब नहीं होने देगी। रघु भी इन सभी मजदूरों की तरह मुकेश मिल्स में काम किया करता था। दरअसल रघु के पिताजी भी मुकेश मिल्स में काम करते थे। उन्होंने मुकेश मिल्स के काम और उनकी मेहरबानियों की बदौलत रघु को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया कि वो अपने पिता की तरह मजदूरी ना करे, बल्कि एक मैनेजर की पोस्ट पे काम करे। और क्योंकि इतने सालों से उनके रिलेशन मिल के ओनर के साथ थे, तो रघु मानो एक साधारण सा मैनेजर होने के बावजूद भी मिल के ओनर के बहुत करीब था। वो उसे बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे और उसे बहुत करीबी समझा करते थे। और ये सच भी था, रघु पूरी जी जान लगा देता था अपने काम में। उसके काम में जब भी कोई नए लोग शामिल होते तो वो उन्हें पूरी तरह से अच्छे से ट्रेनिंग दिया करता था। कभी भी कोई नया काम करने आया इंसान जब रघु से मदद मांगता तो वो उसकी मदद किया करता था और उसकी ईमानदारी के चर्चे बहुत
बहुत बड़े थे। कही सुनी में ये भी माना जाता है कि रघु ने एक बार मिल में से 20 लाख की चोरी होने से बचाया था, और जैसे ही रघु को इसके बारे में पता चला उसने मिल के मालिक को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे कि उनका 20 लाख का घाटा होने से बच गया था। और ये भी कहा जाता है कि चोर ने रघु को ऑफर दी थी कि वो चाहे तो इसमें से 15 लाख रुपए ले सकता है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि रघु इसमें इन्वॉल्व था भी या नहीं। लेकिन फिर भी रघु ने पूरा पैसा अपने मालिक को लौटाया और उस चोर को पुलिस के हवाले भी कर दिया, और उससे मिल के मालिक और रघु की नज़दीकियाँ और भी बढ़ गई। और दरअसल शायद यही एक रीज़न था कि रघु से जलने वाले लोगों की बिल्कुल कमी नहीं थी। सीनियर मैनेजर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे, रघु से 5 या शायद 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते थे, उन लोगों तक को मालिक के इतना करीब जाने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि रघु के साथ मालिक का रिलेशन एक वर्कर और एक मालिक से कई बड़ा था। और इसी के चलते उन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने रघु को एक साजिश में फंसा दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, मिल में जो भी मशीनें थी वो बहुत ही महंगी और ऐसी थी कि जिन मशीनों को हासिल करने के लिए मुकेश मिल्स के कॉम्पिटिटर्स उन्हें बहुत बड़ी बड़ी रकम दे सकते थे, क्योंकि मुकेश मिल्स के मालिक विदेशों से इन टेक्नोलॉजीज़ को लाए थे। सिर्फ उनके फ़ोटोज़ या ब्लूप्रिंट मिल जाना भी उनके कंपटीशन के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, जो कि मुकेश मिल्स को बहुत हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान करवा सकती थी। और रघु ने किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ये ब्लूप्रिंट्स अपने कंपटीशन के साथ शेयर करते हुए पकड़ लिया था, और ताकि इस चीज़ के बारे में मालिक तक बात ना पहुंचाई जा सके, पैसे और पावर का इस्तेमाल करके उन एग्जीक्यूटिव्स ने रघु को ही इस चोरी के लिए फंसा दिया। मिल के मालिक ने पहले तो रघु की इस चोरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वो जानते थे कि मेरा रघु ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरे बेटे जैसा है। लेकिन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो कि इस मामले में, इस करप्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व थे, उन्होंने रघु के ऑफिस में, रघु के गाड़ी में और घर में कुछ इस तरह के एविडेंस प्लांट कर दिए थे कि रघु की बेगुनाही साबित करना इम्पॉसिबल हो चुका था। उस समय ना कैमरास हुआ करते थे और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि किसी एविडेंस को सही या गलत साबित किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि रघु का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था, मिल के मालिक ने ये डिसाइड किया कि रघु को पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने शायद उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता तो ही अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने अपनी ईमानदारी पर जो तमाचा देखा था, उसकी वजह से उन्होंने उन्होंने मानो रघु के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी कर ली। उन्होंने उसे घर से निकलवा दिया, उन्होंने उससे दी हुई सारी फैसिलिटीज़, एम्यूनिटीज़ को छीन लिया। रघु का छोटा सा बेटा जो कि उन्हीं की स्कूल में पढ़ता था, उसे भी वहाँ से निकाल दिया गया। रघु की पत्नी जो उनके किसी और फैक्ट्री में या कहीं कहीं किसी जगह पर काम किया करती थी, उसे भी वहाँ से निकाल दिया गया। और रघु बार बार हज़ारों बार गिड़गिड़ाता रहा, उनसे मिलने की कोशिश करता रहा, उन्हें समझाने के लिए कि उसने उसने कुछ गलत नहीं किया है। वो उन्हें बताना चाहता था कि असली गुनहगार कौन है, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। और जब वो नहीं रुका, तो आखिरकार उन्होंने पूरे मिल के वर्करों के सामने उसका मुंह काला करके उसे मिल से धक्के मार कर निकाल दिया, और सबको ऑर्डर दिए गए कि इसे मिल में घुसने ना दिया जाए, बल्कि मिल के 5 या 10 किलोमीटर के आसपास भी अगर रघु दिखाई दे तो उसे मार मार कर वहां से भगा देने के आदेश दिए गए। और यही बेइज्जती
और ज़िल्लत के कारण, बेगुनाह होने के बावजूद इतनी तकलीफ सहने के कारण रघु अब बदला चाहता था। लेकिन एक मामूली आदमी जो कि इस मिल के मालिक के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है, वो कैसे बदला लेता है इनसे? और यहीं शुरुआत होती है उस काले साये की। काला साया जो रघु की जिंदगी पर आया और फिर मुकेश मिल्स को भी खा गया। रघु ने ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि वो कहीं काम पर नहीं जाता था, ना ही किसी से मिलता था और ना ही कुछ और किसी भी तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेता था सिवाय ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस के। उसने हर तरह के टोने टोटके सीखने की शुरुआत करती थी। किसी को नहीं पता कि वो ये सब चीज़ें या ये नॉलेज कहाँ से एक्वायर कर रहा था। बस सबको इतना पता है कि वो पूरे 1 साल के लिए लोगों की नज़रों से दूर हो गया, गायब हो गया। लेकिन जब वो वापस आया तो वो रघु शेट्टी, अच्छा इंसान, सबकी मदद करने वाला काइंड हार्टेड पर्सन नहीं रहा था। अब वो कुछ और बन गया था। और फिर आई वो रात जब उस मिल में आग लगी थी। कहा जाता है कि रघु किसी एक पुराने कांटेक्ट या दोस्त की मदद से कुछ कुछ तो बहाना करके उस मिल में वापस घुसा। मिल में जाने के बाद जब रात को सारे मजदूर वहाँ से चले गए, तब रघु ने वहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म किया। वो रिचुअल था शैतान को बुलाने का और उसे सैक्रिफाइस देने का। और वो सैक्रिफाइस खुद रघु था। उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया था और बदले में उसने इस मिल की बर्बादी मांगी थी। और अपने ही साथ उसने मिल में मरने वाले सारे लोगों की आत्माओं को शैतान को सौंपने का वादा किया। और फिर वही हुआ जो रघु चाहता था। बिना किसी वजह और सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मौजूद होने के बावजूद भी मुकेश मिल्स में आग लगी। एक ऐसी भयानक आग जो कि वहाँ के वर्करों की रोजगारी, उनकी जिंदगी, सब कुछ तहस नहस करके चली गई। एक हंसते खेलते वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को, जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदला करती थी, जहाँ पे काम करने से कई हजारों लाखों लोगों की फैमिलीज पला करती थी, वो आज राख बन चुका था। और ये एक मिल में लगी आग से नहीं, बल्कि रघु के सीने में जल रही बदले की आग ने किया था। कहा जाता है कि वहाँ पर जितने भी मजदूरों की आत्माओं को कैद किया गया है शैतान के द्वारा, वो अभी भी ट्राई करती हैं कि अगर कोई नई आत्मा उनके हाथ लग जाए तो वो शैतान को अपनी आत्मा के बदले उसे सौंप दे और खुद आज़ाद हो जाए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कभी इस मिल के पास जाएंगे, तो याद रखिएगा कि वहाँ क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये सच है या झूठ, कोई कहानी है, कोई किस्सा, या फिर बस एक छलावा, ये आप तय कीजिए। किस्से कहानियाँ विद सूरज।